शीशराम यादव, एडवोकेट गुड़गांव से, और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से। ये तैयारी भी है, ये उम्मीद भी है और विश्वास भी तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। अब हमें उम्मीद है कि जो मानसून सत्र आएगा सरकार का, संसद का, उसमें ज़रूर आवाज़ उठेगी, क्योंकि हमने हर एक डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सबको ज्ञापन दिया है, फिर सांसद के महोदय को भी दिया है, जितने भी क्षेत्र के सांसद हैं सभी के पास पहुंचाया। उसके बाद फिर हमने 30 मई को जितने भी तहसीलदार या एसडीएम हैं उनको ही माध्यम से फिर पहुंचाया गया है, और अपने क्षेत्र के सांसद हैं, विपक्ष के हैं, पक्ष के, सभी को हमने दिया। तो हमें उम्मीद है कि इसमें ये आवाज़ ज़रूर उठेगी। और जो रही विसंगतियों की बात, इसमें क्या, जो पैनल बैठता है, पे कमीशन बैठा है, ओआरओपी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एमओडी के बंदे होते हैं, डीएसडब्ल्यू के होते हैं, कुछ अधिकारियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेना के और जवानों के भी होते हैं, पर जवानों के वो साइड में बैठ जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। और पहले के जो जवान थे, अब जो जवान हैं उसमें काफ़ी शिक्षा का स्तर पहुंच गया। अभी हमारे जवान हैं, काफ़ी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कॉरपोरेट में सीईओ हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, काफ़ी उनने अपना अध्ययन किया और ज्ञान ग्रहण किया, वो हर एक मुद्दे पे बहस कर सकते हैं। रही जनरल सतवीर की बात, अगर वो चाहें तो किसी भी चैनल पे आके हमारे जवानों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बढ़ा है ओआरओपी 1 ठीक था, 2 में जो विसंगतियाँ हुई हैं, जवानों की 12 से 18% बढ़ी है, और ऑनरी कैप्टन की तो 500 से 600 रुपये बेसिक कम हो गई है, जबकि अधिकारियों की 30-32 से लेके 39% तक बढ़ी है। तो अधिकारियों की इतनी बढ़ी तो सतवीर जी बोलेंगे उनके बंदों की बढ़ गई है, क्योंकि वो कह रहे हैं जवान तो वो, उनने पिछले जो उसमें है सब जवानों ने उनका साथ दिया, और उसने जवानों का जितना समर्थन पाके उसने उसका मिसयूज़ किया और अपना उसने उल्लू सीधा किया और निकल लिया। अब जवानों को कह रहा फालतू बैठे हैं, तो अगर फालतू बैठे हैं तो आके आप किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट कर लें। अगर हमारी गलती होगी, हम सरेआम पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे, और हमारी मांग सच हुई तो फिर प्रशासन और जो भी एमओडी हमारी सुने और हमारी विसंगतियों को दूर करे। वन रैंक वन पेंशन की जो स्थापना की गई, खासतौर पर वैसे लोगों के लिए किया गया जो कि कम उम्र में रिटायर कर जाते हैं या फिर जिनका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, तो उनको और इसका जो सारा फायदा है, सारा का सारा जो श्रेय है, वो आपके अधिकारियों ने। जी, इसकी देखो, सबसे पहले जहाँ तक मेरे की जानकारी 1974 में ये मुद्दा उठा था, वन रैंक पेंशन। जवान का उस टाइम में जो भी जवान जा रहा था, 34 से 35 साल में फौज से जवान चला जाता है, नेवी से 15 साल नौकरी करके जाता है, 16 से 18 की भर्ती होते हैं, एयरफोर्स में 16 से 18 भर्ती 20 साल में चला जाता है, तो 37 की 38 की उम्र में घर चले जाते हैं। और अधिकारियों का लास्ट तक है 58 या 60 साल, जैसे भी उनका प्रमोशन मिलता है, तो उनकी जो पेंशन अलग थी, और जो सैनिकों की 75% थी। उसके बाद 71 की लड़ाई के बाद ये उठा मुद्दा कि जवान कुछ ज़्यादा जा रहे हैं छोड़ के, 75% इनको मिल रहा है, तो उनको 50% पे लाया गया, और उनको आश्वस्त किया गया कि आपको हम वन रैंक वन पेंशन देंगे, जब भी आपके पीछे जो रिटायर होंगे 2 साल, 4 साल, 10 साल में उनके बराबर करते रहेंगे। पर ये तब से मांग 1976 से चली हुई, और मोदी सरकार ने, माननीय रक्षा मंत्री पारिकर जी, इनने काफ़ी उसमें उनका योगदान रहा है, और उनने काफ़ी विसंगतियाँ दूर की, और जितना भी हो सकता था, मतलब वन रैंक जो भी रैंक है उतनी लेंथ ऑफ सर्विस उनकी बराबर होनी चाहिए। अगर कर्नल है 30 साल है और दूसरा कर्नल है 30, तो बराबर। अगर कोई जेसीओ है 20 साल करके आया सूबेदार, तो दूसरा सूबेदार 20 साल है, तो उनकी बराबर होनी चाहिए, पहले और बाद में आए जो। तो वो वन रैंक वन पेंशन का ये था। और कुछ को इनने फिर नोशनल पे बनाया कि भाई ये 23 साल है, 28 है, तो हर एक को मैच नहीं होता, तो उनका बीच का लेवल लगाया था। तो पहले जो पे कमीशन आया, ये आया था वन वन पेंशन, उसमें विसंगतियाँ कम थी और दिया गया था। अब इस बार क्या किया, जो भी प्रीमेचर गए उनका भी वन रैंक वन पेंशन बंद कर दिया। प्रीमेचर ये नहीं कि वो 15 से पहले चले गए, मान लो किसी को 20 साल नौकरी होगी या 25 होगी, और उसको रिटायर होना 30 जून को, और उसको कहीं प्राइवेट में नौकरी मिल रही है, एयरलाइंस में मिल रही है, मेट्रो में मिल रही है, तो 15 दिन या 1 महीने पहले ज्वाइन करता है, तो यूनिट उसको एनओसी दे देती है, जो भी संस्था है, तो वो ज्वाइन कर। इस बार उनकी भी वन रैंक वन पेंशन हटा दी गई, जबकि पहले ओआरओपी 1 में वो दिया गया था, इस बार बंद कर दिया गया। और जवानों का मैं बताया आपको 12 से 15% बढ़ा है। जो जवान की 10,000 15,000 बेसिक है, तो उसका बहुत नॉमिनल इंक्रीज है। और जो अधिकारियों का है उनका 30 से 38%, तो वो खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जिसकी 2 लाख थी उसकी 30% बढ़ गई, तो 60,000 बढ़ गई उसकी, उसको क्या दुख है। जो जवान की 10% बढ़ी है, 20,000 बेसिक 10,000, तो 2,000 10% में 2,000 बढ़ेगी। और ऑनरी का तो लेस हो गया, ठीक है, पे प्रोटेक्शन है, कम नहीं करेंगे, पर बेसिक 6 होगी, आगे का इम्पैक्ट आएगा, ये अगले में उसको कम पे क्या जाएगा। खासतौर पर जब हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पहले एक फिक्स अमाउंट होती थी, इनिशियली ये 3-3 हज़ार रुपये दी जाती थी, फिर धीरे धीरे स्लैब बनाए दिए गए, फिर बेसिक से लिंक कर दिए, और अब डिसेबिलिटी में बहुत बड़ा गैप आ गया है।
और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। और मैं ये कहूँगा पेंशन क्यों घटी, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से जवानों की पेमेंट कम की गई है, सर्विंग की। अब पेमेंट कम है तो उसका सीधा फार्मूला उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो ये पिछले 5वें छठे वेतन आयोग में जवानों की बड़े ही तरीके से 2.57 मल्टीप्लायर था, इनने अपना 2.81 ले, वो तो सबके सामने। अब जनरल सतवीर इस पे क्यों नहीं जवाब देते? और जवानों का फार्मूला अलग, आपका फार्मूला अलग क्यों? अगर वो जवानों की लड़ाई लड़े तो उन्हें बोलता हम 2.57 लेंगे, जवान को 2.81 दो। ये जब हम मानते वो हमारे मेजर जनरल थे, वो अपना हक लेके बैठ गए, आ जाए हमारे सामने, हम करेंगे बहस उनसे। लेकिन सर जब हम देखते हैं टेलीविज़न चैनल के पैनल पर जब वो कुछ लोग बैठते हैं और बैठते हैं कि हमारा जवान, वो चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं, मुँह पे तौ भी देते हैं। तो ऐसे में लेकिन आप लोगों के हक के लिए उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाया है, ना ही कोई। के लिए जवान है, हमारे कंधों पे चढ़ के और हमारे को कंधों पे शिकार होकर वो अपना हक लेके चले गए हैं। फौज में जो सर्विंग है उनका रोल अलग है, वो मानते हैं अपने परिवार की तरह, पूरी सेना को अपने परिवार होता है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, सब जवान हैं और अधिकारी हैं, वहाँ पे एक परिवार की तरह रहते हैं। पर रिटायरमेंट के बाद सबका अपना स्वार्थ हो जाता है। अभी भी हम देश के लिए समर्पित है, जहाँ भी कहेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं देश के लिए। आप पाकिस्तान से लड़ाई बुला लीजिए, हम हाजिर, हम बॉर्डर पे चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग रिटायरमेंट हो करके आए हुए हैं और अब आप लोगों का उम्र है वो घर में बैठने का या कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करने का है, लेकिन अपने हक के लिए जब आप दिल्ली के ऐसी जंतर मंतर पर बैठकर पूरे देशवासियों से आह्वान करते हैं, देश के तमाम ऐसे पूर्व सैनिकों से आह्वान करते हैं कि वो आपके साथ में एकजुट हो जाएं, तो क्या नहीं लगता आपको कि एक आत्मसम्मान को एक धक्का लग रहा है? नहीं, हमारे जो भी हैं अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना है, कुछ जवानों ने अब अपना अलग अलग संगठन है, हर एक ज़िले में, हर एक राज्य में अलग अलग संगठन बने हुए, तो उसके हिसाब से वो अपने कार्य कर रहे हैं और सभी इसी के तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमें ये हक दिया जाए और हमारा अभी जैसे लिमिट है, रेस्ट्रिक्शंस है, उसके हिसाब से सांकेतिक धरना चल रहा है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम परमिशन लेंगे प्रशासन से, रैली करनी, हमने प्रदर्शन करना, परमिशन लेंगे, जितना ग्रांट होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही लगता है? ऐसा आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुँचता? ये जरूर है कि जो सेना अपने देश के बॉर्डर को सुरक्षित करती है, हमारे देश की रक्षा के लिए -40 से +50 डिग्री, -40 लेह में 50, आपको जैसलमेर चले जाइए, वहाँ पे तपती हुई धूप में, जहाँ पे पापड़ डालो रेत पे तो सिक जाता है, वहाँ पे जवान ड्यूटी करता है, वो देश के लिए समर्पित है। अपने सीने पे पहला बंदा तो जो गोली खाता है, पीछे नहीं हटता, पीठ नहीं करता, वही रिटायर होकर जवान यहाँ खड़ा है। तो ये ज़रूर ही एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि सरकार को इस पर जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे मनोबल सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का मनोबल गिरता है। और हमें अभी उम्मीद है सरकार से, हाँ पार्लियामेंट सेशन तक हम देख रहे हैं, और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जैसे वो अपनी अनुदेश देंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।